तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसति गृह निर्वाह भत्ता योजना स्कीम है, ये किन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एलिजिबल है एंड कौन से स्टूडेंट इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये भी डाउट थे कि अभी तक हमारे इस स्कीम के जो पैसे हैं वो हमारे अकाउंट में जो है वो नहीं आए हैं, तो कब तक जो पैसे है वो आ सकते हैं एंड कितना टाइम लग सकता है, एंड अगर बहुत डिले हो रहा है तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड भी मैं आपको इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको इस स्कीम के बारे में कुछ जो डिटेल्स है वो बता देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि आप इस स्कीम के लिए जो है वो एलिजिबल हो या फिर नहीं, एंड अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसको क्लब करके भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस स्कीम का नाम है डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसति गृह निर्वाह भत्ता योजना, एंड इसमें जनरली वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं। तो उनको हॉस्टल में रहने के लिए जो पैसे लगते हैं उसकी भी जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है, तो वो भी गवर्नमेंट आपको जो है वो पे करता है, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल है। डिपार्टमेंट नेम है हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। देन ओवरव्यू में आप देख सकते हो, दिस इज़ अ प्लान फॉर स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट फंडेड and non-affiliated colleges, polytechnics entering the vocational courses set by government whose students are certified by the competent authorities। तो मेजरली जो टेक्निकल एजुकेशन में आते हैं या फिर पॉलीटेक्निक भी कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कीम है वो एलिजिबल होती है, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में जाते हैं वो अप्लाई इसके लिए जो है वो कर सकते हैं। अब इसमें क्या फ़ायदा होता है वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं तो उनको जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है। तो फूड अलाउंस आपको मिलता है यहाँ पे 32,000 रुपीज़ का। अब कौन सी सिटी में आपका हॉस्टल या फिर कॉलेज है उस पर भी डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे मेंशनड है। फिर अगर इन सिटीज़ के अलावा अगर कोई सिटी में आपका कॉलेज है या फिर आप रह रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पे अलाउंस जो है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली सारी जो चीज़ है वो दी हुई है। फिर यह है यहाँ पे रेसिडेंस अलाउंस, मतलब रहने का खर्चा, एंड फिर है सब्सिस्टेंस अलाउंस, तो 8,000 रुपये, ठीक है। तो 60,000 रुपीज़ तक का यहाँ पे आपको जो बेनिफिट है वो मिलता है अगर आप इन सिटीज़ में एजुकेशन ले रहे हो तो। वही इसके अलावा अगर आप एजुकेशन ले रहे हो कोई और सिटीज़ में तो 51,000 रुपीज़ तक के जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं। बाकी यहाँ पे और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो आपको बेसिक से सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे, एंड आपका जो एडमिशन है वो कैप राउंड के थ्रू जो है वो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गाइज अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि यार मैं तो ओबीसी कैटेगरी का हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैं तो एससी कैटेगरी का हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे के पॉइंट लिखा है, कैंडिडेट्स आर एलिजिबल इफ दे हैव टेकन एडमिशन अंडर द जनरल कैटेगरी और एससीबीसी कैटेगरी, ठीक है। तो अगर आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी या फिर एससीबीसी कैटेगरी से हुआ है तो आप इस स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ऐसे स्पेसिफिकली जो है वो मेंशन किया है। बाकी अदर कैटेगरी से अगर आपका एडमिशन हुआ है तो फिर आप जो है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे, अकॉर्डिंग टू महाडीबीटी के पोर्टल पे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बट ये जो स्कीम है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, बहुत सारे लोग जनरल या फिर एससीबीसी से एडमिशन लेते हैं, तो अगर आप ले रहे हो तो इस स्कीम में अप्लाई करोगे तो आपको जो अलाउंस है वो मिल जाएगा, एंड आपको 60,000 रुपये तक के जो बेनिफिट्स है वो मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि यार हमने तो पंजाबराव देशमुख में जो है वो अप्लाई कर दिया था, बट अभी तक हमारी जो स्कॉलरशिप है वो नहीं आई है, तो हमें जो है वो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं वही बोलूँगा कि माई अप्लाइड स्कीम में जाके आप चेक कर लो कि क्या स्टेटस अभी आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। अप्रूव्ड एप्लीकेशन में तो आपका रहेगा ही रहेगा, बट फंड डिसबर्स्ड होना बाकी रहेगा, या फिर रिडीम स्टेटस में आपको अभी भी वेटिंग फॉर अप्रूवल ऐसा जो है वो लिख के जो है वो देखने को मिल रहा होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा, देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे जिन्होंने 23 में फॉर्म भरा था एंड अभी तक उनके जो पैसे हैं वो नहीं आए हैं। एंड वो इसलिए भी होता है गाइस कि कभी कभी स्टूडेंट चेक ही नहीं करते हैं कि उनका जो फॉर्म है वो सही से भरा गया था या फिर नहीं, या फिर एप्लीकेशन आईडी में यहाँ पे भी बहुत सारे जो अप्रूवल्स है या फिर स्क्रूटिनी से रिलेटेड रिमार्क्स है वो भी जो है वो आते हैं, तो वो चेक नहीं करते। या फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उनका, कि जो बैंक अकाउंट है उनके आधार कार्ड के साथ जो है वो लिंक नहीं होता है, तो इसलिए जो पैसे है वो नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें पहले जो है वो एक बार अच्छे से जो है वो चेक कर लो। अगर इनमें से आपके बारे में कोई भी चीज़ जो है वो गलत नहीं है, आपने सारी जो चीज़ें वो सही से कर रखी है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कॉलेज में जाके एक बार जो फॉलोअप है वो कर लेना, कि पूछ लेना कि क्या स्टेटस है, बिकॉज कॉलेज के पास भी जो स्टेटस है वो जाता है, एंड उससे भी आप ये जान सकते हो कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो क्यों जो है वो नहीं आई है।
एंड अगर सपोज़ आपका कॉलेज आपको जो है वो सपोर्ट नहीं करता है या फिर इन्फो नहीं देता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो महाडीबीटी का ऑफिस होता है वहाँ पे आप जो है वो विज़िट कर सकते हो। उनके पास भी पूरा डेटा होता है, एंड अगर आप अपना एप्लीकेशन आईडी बताते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो क्यों अटकी है या फिर उसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है? तो यही चीज़ें आप जो है वो कर सकते हो। बाकी आप पोर्टल पे ग्रीवेंस वगैरह रेज़ कर सकते हो, बट उससे ऐसा ज़्यादा जो फ़ायदा है वो नहीं होता है। तो आप एक बार कॉलेज में विज़िट करके उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकते हो। अगर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो फिर आप महाडीबीटी के ऑफ़िस वगैरह में जो है वो विज़िट कर सकते हो। वहाँ से आपको जो क्लूज़ है वो मिल सकता है, एंड आपको पता चल सकता है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो क्यों जो है वो लटकी हुई है, ठीक है? तो ऐसे आप जो है वो कर सकते हो। बाकी ये जो स्कीम है वो तो अच्छी है, एंड अगर टाइम पे पैसा आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट्स मिलते हैं। जनरली वो स्टूडेंट जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हॉस्टल वगैरह में रहने में पैसा लगता है, तो अगर 60,000 रुपये तक की बेनिफिट्स मिलते हैं तो उनका आराम से जो हॉस्टल का फ़ीस है वो भी जो है वो निकल जाता है। तो ओवरऑल स्कीम तो जो है वो अच्छी है, बट टाइम पे पैसे आने में कभी कभी जो दिक्कत है वो होती है, जिससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। आपको कितने टाइम बाद इसके पैसे आए थे वो भी कमेंट्स में जो है वो बता देना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी जो है वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में कुछ और इन्फो होगी तो वो भी आप कमेंट्स में जो है वो बता सकते हो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को जो है वो हेल्प हो सके, ठीक है? तो होप सो गाइस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।